स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केयर फॉर फीवर पर। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा डेंगू फीवर, डेंगू बुखार, जिन्होंने पिछले कई दशकों से आतंक मचा रखा है और पिछले 5-7 सालों में ये बीमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और कई लोग इस बीमारी की वजह से बेमौत मर रहे हैं और लाखों लोग इसके शिकार हो रहे हैं। तो आज इस बीमारी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अजय जैन। सर, स्वागत है आपका। सर, ये डेंगू बुखार क्या होता है और ये कैसे फैलता है? नमस्कार दोस्तों। डेंगू बुखार एक तरीके का वायरल फीवर होता है और एक फ्लेवी वायरस नाम के वायरस के द्वारा ये बीमारी बनती है। ये बेसिकली एक वेक्टर बोर्न या मॉस्किटो बोर्न डिजीज़ है, यानी कि मच्छर के काटने से ये वायरस फैलता है और जिसकी वजह से ये बीमारी बनती है। तो ये लगभग 4 तरह के वायरस होते हैं डेंगू के, जिसकी वजह से डेंगू फीवर होता है। और इनको वायरस का नाम इनका डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4 इस तरह से का नामकरण रखा गया है। और इन चारों प्रकार के वायरस में किसी भी वायरस से बीमारी हो सकती है। सर, डेंगू बुखार फैलता कैसे? डेंगू बुखार के फैलने का बेसिकली जो मेन कारण मैंने आपको जैसे बताया कि मच्छर के काटने से ये बीमारी फैलती है। तो आपको संक्षेप में मैं एक बार थोड़ा सा इसका जो ये मच्छर है जिसकी वजह से होती है, एडीज इजिप्टियाई नाम का मच्छर होता है जिसके काटने से बीमारी होती है। इसकी एडीज इजिप्टियाई मच्छर के बारे में थोड़ी सी मैं आपको लाइफ साइकिल के बारे में बताना चाहूँगा। ये मच्छर यूजुअली मानसून के पश्चात जब एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा ह्यूमिडिटी होती है और गर्म होता है, उस टाइम ये जो है मच्छर काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश होता है। और बेसिकली जो नमी वाली जगह है जहाँ पे भी पानी का कलेक्शन होता है, आर्टिफिशियल कलेक्शन होता है, वहाँ पे ये अंडे देता है। और उसके बाद 10 से 15 दिन बाद यही अंडे विकसित होकर वापस से मच्छर बन जाते हैं, एनोफिलीज। और यही मच्छर अब जब किसी बीमार आदमी, जो डेंगू से पीड़ित आदमी होता है, उसको काटता है, तो उसकी वजह से ये वायरस मच्छर के शरीर में एंटर हो जाता है। और अब यही मच्छर 5 से 7 दिन बाद अब किसी भी दूसरे आदमी को काटेगा तो उसके शरीर में ये वायरस फैला देता है। तो इस तरह से ये बीमारी एक से दूसरे में फैलती है। डायरेक्ट ये थोड़ा मिसकंसेप्शन है पब्लिक के बीच में, एक पर्सन से दूसरे पर्सन या एक आदमी से दूसरे आदमी में बीमारी डायरेक्ट नहीं फैलती, ये मच्छर के द्वारा ही फैलती है, मच्छर के काटने से। और इसकी खास बात ये है कि जो मच्छर है ये जैसे कि एक बार जो इन्फेक्टेड हो जाता है उसके बाद लगभग 10 से 12 दिन इसकी लाइफ साइकिल होती है, लाइफ होती है। और जब उस दौरान ये कई लोगों को काट सकता है और एक ही दिन में इनफैक्ट ये कई 50 100 से भी ऊपर लोगों को काट सकता है। और जितने लोगों को काटेगा उतने सबको लोगों को वायरस से ये डेंगू फीवर हो सकता है। तो यही वजह है कि ये बीमारी बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। जब भी इसका आउटब्रेक होता है, पर्टिकुलरली जिस वेदर में आपको पता है मैंने, उस टाइम ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है और इसका कारण यही है। और इसी वजह से ये बीमारी आज की तारीख में पूरी दुनिया में लगभग आधी आबादी, अपन माने तो 50% ऑफ द पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, इस डेंगू फीवर का यहाँ पे आउटब्रेक हो रहा है अभी फ़िलहाल। और पीड़ित है 50% ऑफ द पॉपुलेशन। 100 से भी ज़्यादा देश इसके प्रकोप से पीड़ित है। सर, ये कोई विशेष मौसम में फैलती है, एनी टाइम एनी सीजन में फैलती है? नहीं, ये आपको जैसे मैंने बताया कि यूजुअली जैसे कि इंडिया या अधिकतर कंट्रीज़ में तो ये एंडेमिक बीमारी बन चुकी है। और कुछ केस, कभी केस तो पूरे साल भर होते रहते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली मानसून, जो पोस्ट मानसून वेदर होता है, सितंबर, अक्टूबर, और ये जो वेदर होता है ये इसके लिए बहुत ही ये इंसेक्ट जो होता है एडीज इजिप्टियाई, इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो उस टाइम भी बीमारी बहुत तेज़ी से, और इसका आउटब्रेक्स भी जो होते हैं सारे के सारे वो उसी टाइम होते हैं। सर, डेंगू बुखार कितने प्रकार की होती है, उसके क्या लक्षण होते हैं? डेंगू बुखार 2 तरीके के होते हैं। एक नॉर्मल डेंगू फीवर होता है जिसे हम सिंपल डेंगू फीवर कहते हैं, और दूसरा होता है सीवियर डेंगू डिजीज़। सबसे पहले तो मैं नॉर्मल डेंगू फीवर की बात करता हूँ, क्योंकि 95% ऑफ द केसेस के अंदर हर आदमी को नॉर्मल डेंगू ही होता है। सिर्फ 5% लोग ही ऐसे होते हैं जिनमें ये सीवियर डेंगू डिजीज़ होता है। इन दोनों के बारे में
थोड़ा सा मैं डिफरेंस बताने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको इसके लक्षण बताता हूँ। डेंगू फीवर जैसे कि आम पब्लिक में धारणा है बुखार होते ही हर बुखार डेंगू फीवर नहीं होता है। डेंगू फीवर के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो तेज़ बुखार होता है, लगभग 103-104 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और लगभग 3 से 7 दिन तक ये तेज़ बुखार रहता है। और इसके साथ अगर आपको कुछ लक्षण होते हैं, इनमें से कोई 2 लक्षण इसके साथ में हैं और तो डेंगू बुखार की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। और उन लक्षणों में है कि एक तो बहुत तेज़ हेडेक होता है बच्चे की, दूसरा बॉडी एक, आपके मसल्स में पेन हो सकता है, बोन्स में पेन हो सकता है, जॉइंट में पेन्स हो सकता है, और इसीलिए इसको ब्रेक बॉन फीवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें इतना तेज़ दर्द होता है जैसे कि हड्डी टूटने पर दर्द होता है, इसलिए इसको ब्रेक बॉन फीवर के नाम से भी कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो कुछ और लक्षण होते हैं, साइंस होते हैं कि आँखों के पीछे के हिस्से में दर्द हो सकता है बच्चे के काफ़ी तेज़, एंड उसको जी घबराना, उल्टियाँ वगैरह हो सकती है, पेट दर्द वगैरह हो सकता है, और थकान रहती है बॉडी में, फटीग, डलनेस, वीकनेस काफ़ी आ जाती है, और छोटी मोटी नाक से वगैरह से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सब सामान्य डेंगू के लक्षण हैं। अब आता है दूसरा जो टाइप का डेंगू है, वो होता है सीवियर डेंगू डिजीज़। तो इसको सीवियर डेंगू डिजीज़ को भी समझने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो डेंगू फीवर की जो कोर्स है, मतलब किस तरह से डेंगू फीवर प्रोग्रेस करता है बॉडी में, उसकी 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला फेब्राइल स्टेज होती है, जो कि लगभग जैसे 3 से 7 दिन तक की होती है, जिसमें तेज़ बुखार और ये जो लक्षण मैंने बताए वो होते हैं। उसके बाद जो सेकेंड स्टेज आती है वो होती है क्रिटिकल फेज़, वो होती है 3 से 7 दिन के बाद कभी भी हो सकती है, और लगभग 24 से 48 घंटे की होती है क्रिटिकल स्टेज। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये क्रिटिकल स्टेज ही होती है। क्रिटिकल स्टेज तब शुरू होती है जब बुखार वगैरह, इसका क्रिटिकल स्टेज में बुखार वगैरह बच्चे का कम होना शुरू हो जाता है, और इसी दौरान जो ये सीवियर डिजीज़ होती है, दूसरा जो टाइप है डेंगू का, वो डेवलप हो सकती है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि 95% ऑफ द पेशेंट्स, मतलब 95% लोगों में तो क्रिटिकल स्टेज में कुछ भी नहीं होता कॉम्प्लिकेशन, और बुखार उतर जाती है और धीरे धीरे रिकवरी हो जाती है। जो थर्ड स्टेज होती है वो होती है कन्वलेसेंट स्टेज या रिकवरी स्टेज। तो उसमें थोड़े बहुत थकान रह सकती है, थोड़ी बहुत वीकनेस रह सकती है, और कुछ रैश वगैरह भी होती है बॉडी पे, लेकिन वो इस तरह से रिकवर हो जाती है। जो सामान्य डेंगू होता है, नॉर्मल डेंगू होता है फीवर, वो लगभग ये 3 साइकिल्स तीनों पूरी करके विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस अपने आप रिकवरी होती है और पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन 5% लोगों में ये जो क्रिटिकल फेज़ होती है, जो आपकी फेब्राइल स्टेज के बाद शुरू होती है, वो बहुत ही क्रिटिकल, इसीलिए इसको क्रिटिकल स्टेज कहा जाता है। उसी दौरान जो है डेंगू की जो मेन कॉम्प्लिकेशंस है वो पैदा होते हैं, और जिसकी वजह से किसी की जान जा सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्रिटिकल स्टेज के दौरान उस सीवियर डिजीज़ को पहचानना, उसके लक्षण पहचानना। तो उसके लक्षण पहचानने के लिए कुछ वार्निंग साइंस होते हैं। तो कुछ हद तक हमको कुछ समय पहले तक ये पता चल सकता है कि पर्टिकुलरली किसी बच्चे में, किसी पेशेंट में सीवियर डिजीज़ डेवलप होने वाली है। तो हम लोग उस केस के अंदर स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि आप हॉस्पिटल सेटिंग में ट्रीटमेंट करवाएं, उसको एडमिट करवाएं, और अगर प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज किया जाए तो सीवियर डेंगू डिजीज़ के भी अधिकतर केसेस रिकवर हो जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। और सिर्फ 0.5% केस होते हैं जो सीवियर डेंगू डिजीज़ के, जिनमें मॉर्टेलिटी होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट समझना ये ज़रूरी कि आपको वापस से बताता हूँ मैं, 95% लोगों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और डेंगू बुखार कोई भर्ती करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। या एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर डेंगू बुखार के मरीज़ को भर्ती करने की कतई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। और सिंपल जो ट्रीटमेंट है उसमें कि भाई तेज़ बुखार है तो उसकी वजह से पैरासीटामोल वगैरह प्रेस्क्राइब करते हैं हम लोग, और वॉमिटिंग वगैरह कुछ हो, पेट दर्द वगैरह हो तो सामान्य दवाई दी जाती है इसमें। खास बात ध्यान रखने की बस यही चीज़ होती है कि हम लोग लिक्विड इनटेक का हमेशा बोलते हैं कि आप ऑरल, जितना भी आप ऑरल इनटेक है आपका, बार बार तरल पदार्थ दे बच्चे को, ताकि उसके शरीर में पानी की कमी नहीं हो। तो सामान्य डेंगू में और इस तरह के हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं कि आप एक तो तरल पदार्थ पर्याप्त मात्रा में ले, जो कुछ भी हो सकता है, जूस वगैरह है, नारियल का पानी वगैरह है, दही छाछ वगैरह है, और साथ ही साथ बेड रेस्ट करवाए बच्चे को।
और इस तरीके से 5 से 7 दिन में 10 दिन के अंदर ये डेंगू फीवर अपने आप ठीक हो जाती है। सीवियर डेंगू डिजीज़ में प्री वार्निंग साइंस, जो वार्निंग साइंस होते हैं, जैसे कि आपको मैंने कुछ बताऊंगा आपको वार्निंग साइंस क्या क्या होते हैं, वो वार्निंग साइन अगर आपके बच्चे में आ रहे हैं तो आप फिर आपको बताया कि आपको हॉस्पिटल के अंदर ही ट्रीटमेंट कराना होता है इसको। जैसा कि सर आपने बताया कि तेज बुखार हो, हाई ग्रेड फीवर आता है, तो किसी को भी तेज बुखार हो तो क्या डेंगू हो सकता है? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया ना, हर तेज़ बुखार डेंगू नहीं होता है। डेंगू बुखार के साथ मैंने आपको बताया कि अगर और ये लक्षण हैं तब उसकी संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और ऐसे कुछ भी आपके लक्षण हो रहे हो, जैसे कि बहुत तेज़ हेडेक है, साथ में बॉडी एक वगैरह है, आंखों के पीछे दर्द हो रहा है, जी घबराना, उल्टियाँ वगैरह है, फटीग है, थकान रहती है, या कुछ थोड़ी सी रैश भी हो सकती है बॉडी में, तीसरे या चौथे दिन कुछ रैश भी बॉडी पे डेवलप हो जाती है, तो इस तरह के सिम्टम साथ में है तो डेंगू की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। आप तुरंत चिकित्सक के पास जाएँ और टेस्ट करवाएं, और टेस्ट से पता चल जाता है कि आपको डेंगू फीवर है या नहीं है। सर आपने डेंगू की अलग अलग स्टेज बताई, सीवियर डेंगू, नॉर्मल डेंगू, तो कौन सा डेंगू खतरनाक होता है, कौन सा जानलेवा हो सकता है डेंगू? ये नॉर्मल डेंगू, जैसे आपको मैंने बताया, 2 तरीके के होते हैं। एक तो नॉर्मल डेंगू फीवर, जो उसमें कोई अनइवेंटफुली हो जाता है, रिकवरी, और दूसरा होता है सीवियर डेंगू डिजीज़। इसी के अंदर मेजर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी पेशेंट में सीवियर डेंगू डिजीज़ डेवलप होने वाली है। जो सीवियर डेंगू डिजीज़ किस पेशेंट में डेवलप होगी उसका शुरू के 2-4 दिन पता लगाना बहुत मुश्किल है। आप किसी पर्टिकुलर डॉक्टर को दिखा रहे हैं और फर्स्ट सेकेंड डे आप पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास, और आपको उस टाइम तो हम नॉर्मल ट्रीटमेंट ही देते हैं आपको, क्योंकि पता नहीं होता किस पेशेंट में डेवलप होगी। और 3 से 4 दिन बाद ही कुछ इस तरह के लक्षण पैदा होते हैं, या कुछ लैब टेस्ट के माध्यम से ही बता पाना पॉसिबल होता है कि इस पर्टिकुलर पेशेंट में सीवियर डेंगू डिजीज़ होगी। तो कई बार इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि पेशेंट फिर से डॉक्टर के पास जाता है, अनफॉर्चुनेटली उसको कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, सीवियर डेंगू डिजीज़ डेवलप होती है, तो उसकी शिकायत होती है कि आपने हमें पहले नहीं बताया, इसको इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया। तो इसलिए मैं ये ख़ास तौर से ये मिसकंसेप्शन दूर करना चाहूँगा कि शुरू में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, किस पेशेंट में सीवियर डेंगू डिजीज़ होगी इसका पता लगाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हाँ, 3 से 4 दिन बाद या 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, जब क्रिटिकल फेज स्टार्ट होती है, उससे जस्ट पहले कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि सीवियर डेंगू डिजीज़ डेवलप होगी। जैसे कि बच्चे में अचानक बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत लगातार उल्टियाँ होने लग जाए, उसकी काफ़ी तेज़ पेट दर्द होने लग जाता है, और उसकी इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन भी काफ़ी बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि हेमाटोक्रिट वगैरह बढ़ने लग जाता है, उसका यूरिन आउटपुट है वो कम होने शुरू लग जाता है, या प्लेटलेट्स है वो सडनली काफ़ी कम हो जाती है बच्चे के शरीर में। तो ये कुछ इस तरह के वार्निंग साइंस होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर सीवियर डिजीज़ होगी। तो ऐसे केसेस के अंदर हम तुरंत पेशेंट को, बच्चे को एडमिशन की सलाह देते हैं, उसको आईसीयू के अंदर, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको मैनेज करते हैं। और सीवियर डेंगू डिजीज़ होने का जो कारण है, वो उसका मेन कारण ये है कि बॉडी के अंदर कैपिलरी लीकेज होना शुरू हो जाता है इस बीमारी की वजह से, वायरस की वजह से, जो कि थोड़ा बहुत तो हर डेंगू फीवर में होता है, लेकिन सीवियर डेंगू डिजीज़ में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैपिलरी लीकेज का कहने का मतलब ये है कि जो हमारी नसों में जो खून होता है उसमें से पानी है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है नसों से बाहर। तो उसकी वजह से बहुत तेज़ी से जो बच्चा जो है शॉक में चला जाता है, उसका जो बीपी है एकदम तेज़ी से डाउन हो जाता है, और उसकी वजह से जो बॉडी के सारे ऑर्गन्स है वो उनके अचानक ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह पे रुक जाती है, और ऑर्गन डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। तो ये मेन कॉम्प्लिकेशंस है। शरीर पे सूजन वगैरह भी बढ़ने लग जाती है, और सांस में दिक्कत वगैरह भी धीरे धीरे स्टार्ट होने लग जाती है। सीवियर डिजीज़ के जो लक्षण है सीवियर डेंगू डिजीज़ में, सांस में दिक्कत होने लग जाती है, और सांस में दिक्कत होने का भी वजह ये होता है जो पानी बाहर से निकलना शुरू हो जाता है वो उसके बच्चों के फेफड़ों में बढ़ना शुरू हो जाता है, या बच्चे के पेट में बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे सांस में दिक्कत होने लग जाती है। और बीपी कम होने की वजह से बच्चे की किडनी पे भी असर पड़ सकता है, बच्चे के हार्ट पे असर पड़ने लग जाता है, बच्चे के ब्रेन पे असर पड़ सकता है, एंसेफेलाइटिस तक हो सकता है। तो ये सारे के सारे लक्षण सीवियर डेंगू डिजीज़ के होते हैं, और उनको हम लोग अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं। सर आपने बताया कि डेंगू के 3 स्टेज होते हैं, तो 3 स्टेज में हमें ये बताया कि इसका वायरस कितने दिन तक शरीर में रहता है? डेंगू का वायरस एक बार
मच्छर काटने के बाद लगभग डेंगू के जो लक्षण है वो 5 से 7 दिन में प्रकट होना शुरू होते हैं। और जैसे ही डेंगू के जो लक्षण प्रकट होना यानी कि जो फीवर होना शुरू होता है उसके 5 से 7 दिन तक डेंगू का वायरस पेशेंट के ब्लड में रहता है। और उस दौरान वो एज ए कैरियर काम करता है, मतलब उस दौरान अगर कोई भी मच्छर उसको काटता है तो वो मच्छर इन्फेक्ट हो सकता है और उसकी वजह से बीमारी दूसरे को फैल सकती है। तो ये बात इम्पॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी होती है। मतलब अगर डेंगू का पेशेंट आपके डेंगू हो चुका है तो आपको उसके बावजूद भी बचना है, मच्छर आपको नहीं काटे, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस आपकी वजह से किसी और को डेंगू ना हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। सर कहते हैं कि प्लेटलेट डाउन आ गई, कम हो गई, तो क्या प्रत्येक पेशेंट को प्लेटलेट लगानी पड़ती है क्या? प्लेटलेट्स, हाँ, डेंगू के बारे में जो सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शंस और जो माइथ्स है वो प्लेटलेट के बारे में ही है। डेंगू मतलब लोग बाग सोचते हैं प्लेटलेट कम हो गई और वो डेंगू बुखार है। तो यहाँ कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। निश्चित रूप से डेंगू में प्लेटलेट कम होती है, और जैसे ही बुखार होता है डेंगू का उस दौरान ही बच्चे के शरीर में कुछ प्लेटलेट कम होना शुरू हो जाती है। और लगभग 5 से 7 दिन तक जो ये फेब्राइल स्टेज होती है उसमें धीरे धीरे थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद क्रिटिकल स्टेज जब आता है तो उस टाइम थोड़ी सी और तेज़ी से गिर सकती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही रिकवरी फेज स्टार्ट होती है तो प्लेटलेट अपने आप बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसमें तो पब्लिक के मन में जो डाउट है, जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हर डेंगू पेशेंट को थोड़ी सी प्लेटलेट कम हुई, जैसे नॉर्मल प्लेटलेट हम लोग बॉडी में मानते हैं 1.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए, और जैसे ही फर्स्ट डे सेकेंड डे तो 1 लाख भी हो सकती है, 80,000 भी हो सकती है, 60,000 भी हो सकती है। तो पब्लिक को लगता है कि प्लेटलेट चढ़ा देते हैं और बीमारी ठीक हो जाएगी। तो मैं यहाँ 2 बातें बताना चाहूँगा। पहली बात तो कि डेंगू बुखार में बहुत ही कम केसेस के अंदर जो कि मॉर्टेलिटी होती है वो प्लेटलेट की कमी की वजह से हो सकती है। ज़्यादा जो मॉर्टेलिटी होती है वो शॉक की वजह से होती है, बीपी कम होने की वजह से होती है। प्लेटलेट कम होने की वजह से मॉर्टेलिटी बहुत रेयरली होती है। प्लेटलेट मतलब 20,000 तक या 30,000 तक भी अगर आ जाए तो भी प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट वो नुकसान भी कर सकती है। तो हम लोग बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करते जब तक कि प्लेटलेट 20,000 से कम हो जाए या फिर उसको काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाए पेशेंट को। केवल उन्हीं केसेस के अंदर हम लोग डेंगू बुखार में प्लेटलेट चढ़ाने को रिकमेंड करते हैं, और बहुत रेयरली कभी ज़रूरत पड़ती है। डेंगू बुखार के अधिकतर केसेस के अंदर प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये पब्लिक के अंदर बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है प्लेटलेट को लेकर। सर एक ये धारणा भी है कि जैसे कीवी फ्रूट है, गिलोय है, पपीता की पत्तियों का जूस है, उससे क्या प्लेटलेट बढ़ सकती है? हाँ, ये भी पब्लिक में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, और इसके बारे में बताऊंगा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, चाहे से खाने की चीज़ हो चाहे से कोई दवा, अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी है जिससे हम लोग बच्चे के या किसी पेशेंट के, डेंगू पेशेंट के शरीर में प्लेटलेट की संख्या को बढ़ा सकते हैं। डेंगू बुखार में आप हमेशा ध्यान रखिए, मैं आपको फिर बार बार बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से कि डेंगू बुखार में प्लेटलेट अपने आप गिरती है और धीरे धीरे अपने आप ही बढ़ती है। ऐसी कोई दवा नहीं होती, ऐसी कोई खाने पीने की चीज़ नहीं होती। आप जैसे कीवी खा लें, जैसे पपीता का जूस वगैरह जो भी कुछ है, या बकरी का दूध वगैरह है, कई तरह के मिसकंसेप्शन है पब्लिक के अंदर कि इनको खाने से इसकी प्लेटलेट बढ़ गई। होता ये है कि 3 से 4 चौथे 5वें दिन पब्लिक थोड़ा सा खाना शुरू करती है और वो प्लेटलेट, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि अपने आप ही बढ़ती है इसमें, और वो क्रेडिट चला जाता है सारा का सारा इन चीज़ों के ऊपर। हाँ, कुछ हद तक ये फ़ायदा इस तरह से कर सकती है कि क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ें न्यूट्रिशंस तो होती है, फ्रूट्स कोई सा भी खाओ आप, तो न्यूट्रिशन आपका इम्प्रूव होता है, आपका जो ऑरल इंटेक है, आपका जो तरल पदार्थ की मात्रा वो इससे बढ़ती है, और कुछ इम्यूनिटी भी डेफिनेटली बॉडी में बढ़ती है। वो किसी भी फ्रूट के खाने से बढ़ सकती है, पर्टिकुलर किसी का नाम मैं नहीं लूँगा कि पर्टिकुलर इसी से होगी। वो आप कोई सा भी फ्रूट खाइए, वो आपको बेनिफिट तो करेगा, लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं है डायरेक्टली हमारे साइंटिफिक स्टडीज़ में पाया गया कि पर्टिकुलरली किसी चीज़ से प्लेटलेट बढ़ जाए। लिक्विड खूब लेना है। हाँ बिल्कुल, लिक्विड आपको डेंगू बुखार में बहुत ज़्यादा लेना है, बार बार लेना है। सर आपने बताया कि डेंगू में कि वो 3 स्टेज होते हैं, कैसे रिकवरी करता है, प्लेटलेट की क्या भूमिका है, लिक्विड देना है या नहीं देना है, कितनी मात्रा में देना है, इसके अलावा सर और भी क्या क्या सावधानी रखनी है हमें? डेंगू बुखार के अंदर मेन आपको बताया मैंने, जैसे कि 2 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको।
एक तो पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ देवे आप बच्चे को, पेशेंट को। जितना ज़्यादा हो सकता है आप इसको लिक्विड देना होता है। जूस वगैरह है, नींबू का पानी वगैरह है, नारियल का पानी वगैरह है, दही छाछ वगैरह है, पानी वगैरह। तो पर्याप्त मात्रा में जितना ज़्यादा पानी लेगा उतना बढ़िया। मतलब आप ध्यान रखिए कि बच्चा बार बार पेशाब करता रहे, हर 3 से 4 घंटे में, हर 2 से 4 घंटे में उसको पेशाब होता रहे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी जो ध्यान रखने की बात होती है वो होती है बेड रेस्ट। बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट करे 3-4 दिन तक, बिल्कुल ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करे। और इसके अलावा अगर तेज़ बुखार है तो हम लोग इसके लिए पैरासीटामोल प्रेस्क्राइब करते हैं, वो आप दे सकते हैं बच्चे को। ख़ास तौर से ध्यान है कि इससे ज़्यादा भारी पेन की दवा आपको नहीं देनी है इसमें, डेंगू बुखार के अंदर। और इसके अलावा और कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट डेंगू बुखार का नहीं होता है किसी भी तरीके से। डेंगू बुखार एक वायरल फीवर होता है, वायरल डिजीज़ है, और इसके लिए ये अपने आप रिकवर होती है, और आई थिंक ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका नहीं होता। सर एक क्वेश्चन हो, जैसे किसी मरीज को एक बार डेंगू हो गया तो क्या फिर उसको दोबारा होने के चांसेस होते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेंगू बुखार 4 प्रकार के वायरस की वजह से होता है। तो डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4, और एक बार में किसी को एक प्रकार के वायरस से ये बीमारी होती है। तो उसके बाद पर्टिकुलर उस वायरस की वजह से तो उस पेशेंट को वापस लाइफ में कभी बीमारी नहीं होगी, वो लाइफ लॉन्ग उसके लिए इम्यून हो जाता है। लेकिन दूसरे प्रकार के वायरस की वजह से डेंगू बुखार फिर से हो सकती है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर सेकेंडरी डेंगू, इसको हम सेकेंडरी डेंगू डिजीज़ बोलते हैं, अगर फिर से डेंगू बुखार होता है किसी और वायरस से, तो उसमें सीवियर डेंगू डिजीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। सर डेंगू बुखार को फैलने से रोकने के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए, कैसे इसको रोका जा सकता है? बिल्कुल, तो यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें। सबसे पहला तो आपको ये प्रॉब्लम, पर्सनल जो प्रोटेक्शन जिसे हम कह सकते हैं, इंडिविजुअल प्रोटेक्शन, कि आपको खुद को मच्छर बाइट ही नहीं करे। तो इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। ख़ास तौर से जब आउटब्रेक हो रहा हो, इस बीमारी का आउटब्रेक हो रहा हो, तो आपको कुछ सावधानी रखनी है कि आपका जो घर है, जहाँ तक हो सके उसके विंडोज़ और डोर्स वगैरह आप बंद रखें। और अगर फिर भी डोर्स वगैरह बंद नहीं हो पाए या खिड़कियाँ वगैरह कुछ है, तो वहाँ पे उनमें हमेशा जाली या स्क्रीनिंग करके रखें ताकि मच्छर नहीं घुस सके कमरे के अंदर, आपके घर के अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि अब मच्छर बाय द फिर भी घर में घुस जाता है, तो आप इंसेक्ट, कई तरह के जो ये रेपेलेंट्स होते हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट्स, वो आप घर में लगा सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि वो मच्छर को डिस्ट्रॉय कर दे। तीसरी चीज़ प्रोटेक्शन के लिए, आप पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं। अगर आप बाहर जाते हैं कहीं, तो आप एक तो जहाँ तक हो सके लॉन्ग स्लीव्स, फुल स्लीव्स के कपड़े जहाँ तक हो सके बॉडी को कवर करके रखिए। बच्चों को खास तौर से फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं उनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, कुछ जो भी एक्सपोज्ड पार्ट होते हैं उसके बावजूद भी, जैसे गर्दन का एरिया या कुछ हाथ वगैरह और कहीं पे भी, तो वहाँ पे आप ये कई इंसेक्ट मॉस्किटो रेपेलेंट्स क्रीम होती है वो या स्प्रे होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से तो आप ये पर्सनल प्रोटेक्शन हो गया जिसकी वजह से आप खुद को बाइट नहीं करें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी होती है कि ये बीमारी फैले नहीं, तो इसके लिए जो होता है वो होता है सोर्स रिडक्शन, यानी कि कहाँ से ये बीमारी आ रही है, मच्छर, यानी कि हम मच्छर को ही फ्लरिश होने से रोकें। तो इसके लिए मैंने आपको जैसे बताया, जो मॉस्किटो साइकिल होती है, मॉस्किटो साइकिल का आपको मैं तरीका बताता हूँ। इसकी साइकिल में क्या होता है कि मॉस्किटो अंडे देता है, ये जो एडिस एजिप्टाई, और ये अंडे ऐसी जगह देता है जहाँ पे थोड़ी सी नमी हो, थोड़ा सा आर्टिफिशियल वाटर कलेक्शन हो, पर्टिकुलर उस एरिया में, उस जगह अंडे देता है। और उसके बाद ये अंडे धीरे धीरे पानी के संपर्क में आने के बाद लार्वी बनते हैं, लार्वी से प्यूपी बनती है, और प्यूपी से फिर से मॉस्किटो बन जाती है। और 10 दिन में, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर फिर से साइकिल कंप्लीट होती रहती है। मतलब सिर्फ 10 दिन के अंदर दूसरे मॉस्किटो पैदा हो जाते हैं। इतनी फास्ट इनका ग्रोथ होता है। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ें मैंने आपको बताया, एटमॉस्फेयर, आपका ह्यूमिडिटी है, और अगर थोड़ा सा वार्म वेदर है मानसून के पश्चात, तो इनमें से कहीं पे भी ये सोर्स रिडक्शन, कहीं पे भी अपन ब्रेक करें, कहीं पे भी अपन ट्रीटमेंट करें, तो अपन मच्छर को फ्लरिश होने से रोक सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने घर में, आपके छत पे या आसपास कहीं पे भी आर्टिफिशियल जहाँ पे भी पानी भरा हुआ है, उसको आप कम से कम ये कोशिश करें कि पानी भरा रहे। किसी भी कंटेनर में, कोई गमला वगैरह हो, कोई पॉट वगैरह हो, कोई टायर वगैरह में कहीं पानी पड़ा हो, कहीं पे भी छत पे या कहीं पे भी घर पे, वो आप तुरंत उसको पहले बात तो आप कोशिश करें कि पानी रहे नहीं। कुछ चीज़ों के अंदर अगर पानी आप अवॉइड नहीं कर सकते, पानी भरा रहना ही है, तो आप कोशिश करें कि वो 7 दिन से उसको साफ़ कर दें। जैसे कूलर का जो टैंक होता है, वो आप उसका पानी हर 7 दिन से उसको क्लीन करते रहे, ताकि वो अंडे एक बार जो भी बन चुके वो डिस्ट्रॉय हो जाए।
और उसके बावजूद भी अगर कुछ चीज़ों के अंदर कुछ पानी अगर आप बिल्कुल भी उसको क्लीन भी नहीं कर पाए, चेंज भी नहीं कर पाए, तो आप उसके अंदर कुछ लार्विसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो आप डाल सकते हैं उस पानी के अंदर। तो उससे भी वो लार्वी डैमेज हो जाती है बच्चे की उसके मॉस्किटो के। तो इस तरह से हम लोग सोर्स रिडक्शन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि मॉस्किटो ऑलरेडी जो बन चुके हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी, जैसे कि बाहर अगर बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज़ वगैरह होते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी बार बार जब आउटब्रेक्स होते हैं तो इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं, आपको फॉगिंग करी जाती है ताकि लार्ज लेवल पे एक साथ मॉस्किटो जो ऑलरेडी बन चुके हैं एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इस तरह से ये 2-3 चीज़ें अपन ध्यान रखेंगे। सोर्स रिडक्शन अपन ने कर दिया, उसके बाद अपन पर्सनल प्रोटेक्शन ले रहे हैं, तो काफ़ी हद तक इसको डेंगू फीवर को मतलब अपन कंट्रोल कर सकते हैं फैलने से और खुद भी बच सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके डेंगू बुखार हो चुकी है और उस कंडीशन में भी आपको अपने आप को मच्छर से, बाइट से बचाना है। वो इसलिए बचाना है ताकि दूसरे किसी भी आदमी को, किसी बच्चे को डेंगू बुखार नहीं हो, क्योंकि आप इन्फेक्ट हो गए तो इसका मतलब मच्छर जो इन्फेक्टेड नहीं है अभी तक वो आपको काटेगा और उसके बाद वो किसी और को काट सकता है और दूसरे को बीमारी फैल सकती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट तरीका ब्रेक करने का, साइकिल, ये जो स्प्रेड करने का, आउटब्रेक रोकने का। तो इस तरह से ये काफ़ी हद तक अपन कंट्रोल कर सकते हैं। सर आपने बताया कि डेंगू का मच्छर एडीज है, वो साफ पानी में रहता है, तो ये दिन में काटता है या रात को काटता है, इनका कोई समय होता है? नहीं, इसका स्पेसिफिक है। ये जो एडीज इजिप्टियाई जो मच्छर होता है ये दिन में डे बाइटर होता है यूजुअली, और दिन में भी सुबह के टाइम में या इवनिंग के टाइम में, डस्क से थोड़ा सा पहले, ये इसका पीक टाइम होता है जिस टाइम ये बाइट करता है, और उस टाइम ही ये मतलब बीमारी स्प्रेड होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो उस टाइम आपको पर्टिकुलरली स्पेसिफिक प्रिकॉशंस रखने होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये डॉक्टर साहब ने जो बात बताई है वो आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई क्यूरी है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में आए, ये जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।